गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी कर रहे हैं। इसमें हमारा आज का टॉपिक है मेटास्टेबल आयंस या मेटास्टेबल पीक। मेटास्टेबल आयंस क्या होते हैं? हम ये जानते हैं कि जब सोर्स में आयंस प्रोड्यूस होते हैं तो वो सोर्स से होते हुए सीधे कहाँ कलेक्टर पे कलेक्ट हो जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमको M/E पीक्स मिलती हैं। डिफरेंट फ्रेगमेंट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट पीक्स मिलती हैं। लेकिन यदि ये आयन जो सोर्स में प्रोड्यूस हुए स्पॉन्टेनियसली डिकम्पोज हो जाएं इससे पहले कि ये कलेक्टर तक पहुँचें, तो ऐसे आयन को हम कहते हैं मेटा स्टेबल आयन। और इसके करस्पॉन्डिंग जो पीक मिलती हैं वो नॉर्मल पीक से ब्रॉड होती हैं और उन पीक्स को सुपर इम्पोज भी कर सकती हैं। ऐसी पीक्स को हम कहते हैं मेटा स्टेबल पीक्स। मेटा स्टेबल्स आयन आर फॉर्म्ड इन द आयन सोर्स दैट spontaneously decomposed during their passage through the instrument. A few broader than normal maxima are observed superimposed upon the usual spectrum due to the presence of metastable ions. Metastable ions की वजह से हमें कुछ सुपरइम्पोज मैक्सिमा या पीक्स मिलती हैं जो कि नॉर्मल पीक से ब्रॉड के कंपैरिजन में कुछ ब्रॉड होती हैं। अब इन मेटास्टेबल पीक्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। Important characteristics of these peaks are: number one, these are of relatively low abundance and much broader peaks. मतलब क्या हुआ? इनकी जो abundance है वो comparatively कम होती है और peaks जो है वो broader होती हैं। Number two, they do not necessarily occur at the integral M/E values. अभी तक हमने क्या देखा कि जो भी पीक्स हमको मिलती हैं उनके लिए M/E का मान पॉजिटिव इंटीग्रल होता है, लेकिन इनके लिए मेटास्टेबल पीक्स के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि M/E का मान इंटीग्रल हो। अब हम देखेंगे कि इन मेटास्टेबल आयंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ मेटास्टेबल आयंस, हमने माना कि कैपिटल M1+ ये जो है पेरेंट आयन है जो कि किस तरीके से प्रोड्यूस हुआ है? बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन मेटल या टारगेट मॉलिक्यूल। एंड स्मॉल M1+ जो है वो डॉटर आयन है। तो पेरेंट आयन या मॉलिक्यूलर आयन डॉटर आयन में कन्वर्ट होता है तो रिएक्शन क्या होती है? कैपिटल M1+ is converted into small M1+. This takes place in the source. कहाँ पर हो रही है ये रिएक्शन? जहाँ आयन सोर्स है। Then the daughter ion small M1+ may travel the whole analyzer region and reached up to the collector and recorded as small M1+ ion. ये जो M1+ आयन है डॉटर आयन हुआ, ये पूरे इंस्ट्रूमेंट में से पास होकर एनालाइजर रीजन से होता हुआ कलेक्टर तक पहुंचता है और फिर इसकी पीक रिकॉर्ड हो जाती है रिकॉर्डर में। लेकिन यदि ये M1+ आयन कलेक्टर पर कलेक्ट होने से पहले ही डिकम्पोज हो जाए तो हम इस आयन को कहेंगे मेटास्टेबल आयन। इफ द ट्रांजिशन कैपिटल M1+ to small M1+ occurs after the source exit and before arrival at the collector, सोर्स से निकलने के बाद और कलेक्टर पे पहुंचने से पहले, then small M1+ is called a metastable ion. So see, this is the इंस्ट्रूमेंटल डायग्राम। इन दिस ये डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर है। डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर कंसिस्ट ऑफ 2 फील्ड फ्री रीजन, फर्स्ट फील्ड फ्री रीजन एंड सेकेंड फील्ड फ्री रीजन।
field free region is that region where the ion experience maximum force. So there are two type of analyzer, electrostatic analyzer and magnetic analyzer. दो तरीके के एनालाइज़र हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालाइज़र और मैग्नेटिक एनालाइज़र. ये जो आयन प्रोड्यूस होता है वो V वोल्टेज पर होता है, V वोल्टेज अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर, और ये A से होता हुआ कलेक्टर C तक पहुँचता है. इसके बीच में दो एनालाइज़र लगे हैं, एक तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालाइज़र और दूसरा है मैग्नेटिक एनालाइज़र. जब सोर्स से प्रोड्यूस होने वाला आयन इस पाथ पर होता हुआ कलेक्टर तक पहुंचता है, तब ये रिकॉर्डर में जाकर इसका सिग्नल मास स्पेक्ट्रम के रूप में रिकॉर्ड हो जाता है. ये जो फील्ड फ्री रीजन है इनको हम कहते हैं ड्रिफ्ट रीजन, क्योंकि यहाँ आयन पर एक फोर्स काम करता है जिससे वो कलेक्टर की तरफ ड्रिफ्ट होता है. अब यदि हम बात करें, द आयन पासेस थ्रू दीज रीजन्स आफ्टर एक्सीलरेशन. फर्स्ट फील्ड फ्री रीजन वो रीजन है जहाँ जो पाथ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालाइज़र से पहले है उसको हम कहेंगे फर्स्ट फील्ड फ्री रीजन. सेकेंड फील्ड फ्री रीजन जो है वो पोर्शन है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालाइज़र और मैग्नेटिक एनालाइज़र के बीच में है. द सेकेंड फील्ड फ्री रीजन रेफर्स टू द पोर्शन लाइज बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालाइज़र एंड मैग्नेटिक एनालाइज़र. अब हमने क्या किया, एन आयन विथ चार्ज E after being accelerated through a potential capital V volt will have a kinetic energy EV. कोई आयन है जिस पर चार्ज कितना है E, और ये किस पोटेंशियल से एक्सीलरेट हो रहा है, कैपिटल V. तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी, E इंटू कैपिटल V. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू कैपिटल V. अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो है वो काइनेटिक एनर्जी मास पर डिपेंड नहीं कर रही. ऑल आयंस अराइविंग एट ए विल हैव ट्रांसलेशन एनर्जी इक्वल टू कितने, EV. यही काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में होगी, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन एनर्जी, एंड हेंस एनर्जी ऑफ द आयन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ मास. एनर्जी ऑफ द आयन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ मास. अब सपोज इफ रिएक्शन कैपिटल M1 plus to small m1 plus occurs in the second field free region, सेकेंड फील्ड फ्री रीजन में हो, तब क्या होगा, फर्स्ट फील्ड फ्री रीजन में हुई है रिएक्शन तो एनर्जी कितनी है, E इंटू कैपिटल V. लेकिन यदि यही रिएक्शन सेकेंड फील्ड फ्री रीजन में हो, देन द डॉटर आयन स्मॉल m1 plus will have kinetic energy equal to m2 upon m1 EV. m2 upon m1 EV. m2 क्या है, m2 है जब ये आयन डिकम्पोज हो जाता है तो नई स्पीशीज का मास, m1 मास ऑफ द डॉटर आयन. अब इसमें एक न्यूट्रल पार्टिकल भी, न्यूट्रल स्पीशीज भी बनती है जिसको हम मास स्पेक्ट्रोमीटर से डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मास स्पेक्ट्रोमीटर केवल चार्ज पार्टिकल को डिटेक्ट करता है. द स्मॉल m1 plus आयन formed in the second field free region will have less kinetic energy than it would have possessed if it were formed in the source. अब यदि ये आयन जो सेकेंड फील्ड फ्री रीजन में बना डिकम्पोजिशन की वजह से, अगर ये सोर्स में ही प्रोड्यूस होता, सोर्स से डायरेक्ट प्रोड्यूस होता, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होती. अब क्योंकि ये बाद में बना इसलिए इसकी एनर्जी कम होगी, इसलिए
द पीक ऑफ द डॉटर आयन M1+ विल नॉट अपीयर एट द नॉर्मल पोजिशन। ये नॉर्मल पोजिशन पर नहीं होगी, जहाँ इस कब होना चाहिए था, तब होना चाहिए था कि जब ये M1+ आयन डायरेक्ट सोर्स से प्रोड्यूस होकर एनालाइज़र में ट्रेवल करता हुआ सीधा कलेक्टर पर पहुंचता। इंस्टेड ऑफ सिंगल पीक अपीयर्स एट, अब इसकी पीक कहाँ पर अपीयर होगी, वो अपीयर होती है स्मॉल m1² अपॉन कैपिटल M1। स्मॉल m1 क्या है, मास ऑफ डॉटर आयन, कैपिटल M1 मास ऑफ पेरेंट आयन। हेंस द मेटास्टेबल पीक, मेटास्टेबल पीक को हम M स्टार से डिनोट करते हैं। ड्यू टू द रिएक्शन कैपिटल M1+ converted into small m1+ occurring in the second field free region is given by M star is equal to M1² upon M1। ये जो हमको मेटास्टेबल पीक मिलेगी, क्यों मिलेगी मेटास्टेबल पीक, क्योंकि M1+ is converting into M star, डिकम्पोजिंग इंटू M star। तो M star की वैल्यू क्या आएगी, M1² स्मॉल m1² अपॉन कैपिटल M1, कैपिटल M1। अब क्योंकि मेटास्टेबल पीक बनते समय कुछ एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो बॉन्ड कैप्चर में या बॉन्ड रप्चर में कन्वर्ट हो जाती है और ये एडिशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए मेटास्टेबल पीक जो है वो नॉर्मल पीक के कंपैरिजन में ब्रॉड होती है। द ब्रॉडनिंग ऑफ द मेटास्टेबल पीक इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सम ऑफ द एक्साइटेशन एनर्जी लीडिंग टू द बॉन्ड कैप्चर मे बी कन्वर्टेड इनटू एडिशनल काइनेटिक एनर्जी। एडिशनल काइनेटिक एनर्जी होने के कारण ये पीक जो है वो ब्रॉड दिखाई देती हैं। नॉर्मल पीक के कंपैरिजन में मेटास्टेबल पीक आर ब्रॉडर। नाउ वी कम टू इम्पॉर्टेंस ऑफ मेटास्टेबल पीक। मेटास्टेबल पीक की क्या इम्पोर्टेंस है या क्या महत्व है। द मेटास्टेबल पीक्स इन द मास स्पेक्ट्रम ग्रेटली कंट्रीब्यूट टू स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन। किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को इल्यूसिडेट करने के लिए या स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने के लिए इन मेटास्टेबल पीक्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द पेरेंट आयन एंड द डॉटर आयन, द पोजीशन ऑफ द मेटास्टेबल आयन कैन बी कैलकुलेटेड। अगर हमको पेरेंट आयन की पोजीशन मालूम हो और डॉटर आयन की पोजीशन मालूम हो तो हम मेटास्टेबल आयन की पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। पोजीशन मीन्स M/E वैल्यू मालूम हो तो, ज्ञात हो तो। जैसे एक एग्जांपल है टॉल्वीन का स्पेक्ट्रम, यदि हम देखें तो द फॉर्मेशन ऑफ लेस इंटेंस मेटास्टेबल पीक एट 46.4 लीड्स वेट टू द स्ट्रक्चर ऑफ टॉल्वीन। टॉल्वीन में नॉर्मल पीक्स के साथ साथ 46.4 पर एक मेटास्टेबल पीक भी हमको मिलती है जो टॉल्वीन के स्ट्रक्चर को और भी कंफर्म करती है। कैसे, ये जो पीक है इट इज़ ड्यू टू द फ्रेगमेंटेशन ऑफ C7H7 पॉजिटिव आयन टू C5H5 positive ion in the second field free region. Toluene is C6H5CH3। इसमें पेरेंट आयन के फ्रेगमेंटेशन से C7H7 पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होते हैं जो कि सेकेंड फील्ड फ्री रीजन में आने पर C5H5 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यदि हम टॉल्यूइन की मेटास्टेबल पीक
कैलकुलेट करना चाहें तो आप कैसे करेंगे? देखिए, टॉल्विन के मास स्पेक्ट्रम में, टॉल्विन के अगर हम मास स्पेक्ट्रम को देखें तो हमें दो स्ट्रॉन्ग पीक्स दिखाई देंगी। एक है m/e = 91 पर और दूसरी है m/e = 65 पर। जो पीक 91 पर है दैट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रोपाइलियम कैटायन जो कि स्टेबल होता है, which loses a molecule of acetylene to give C5H5 positive ion जिसका m/e है 65। Now see the reaction, टॉल्विन आयन, बेंजीन रिंग CH3, टॉल्विन आयन मतलब प्लस फ्री रेडिकल। Now it is converted into benzyl cation, 1H फ्री रेडिकल लीव आउट। तो क्या होगा? ये किस में कन्वर्ट हो गया? बेंजाइल कैटायन में। नाउ रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस एंड दिस बेंजाइल कैटायन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रोपिलियम आयन। ट्रोपिलियन आयन is a resonating structure having molecular weight 91. So parent ion का सिग्नल कहाँ पर हमें मिलेगा? 91। m/e = 91 पे we get a signal which correspond to molecular ion or rather we can say parent ion. अब इसमें से जब ये कलेक्टर की तरफ मूव करता है तो क्योंकि ये मेटास्टेबल आयन है तो इसमें से एक एसिटिलीन मॉलिक्यूल C2H2 दैट इज 26 मास यूनिट निकल जाता है और हमारे पास क्या बचता है? C5H5 पॉजिटिव एज ए डॉटर आयन, rather we can say सेकेंडरी डॉटर आयन। और इसके लिए m/e की वैल्यू कितनी है? C5H5, 12 5 60 plus 5 65। So in the spectrum of toluene we get two strong peaks, one at 91 due to tropylium ion and other at 65 due to C5H5 पॉजिटिव है। अब यहाँ डॉटर आयन है C5H5 पॉजिटिव और पेरेंट आयन है ट्रोपोलियम आयन हैविंग मास नंबर 91। तो फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम m* मतलब ये फाइंड आउट करेंगे कि मेटास्टेबल आयन की पीक हमें कहाँ मिलेगी। तो द फॉर्मूला इज स्मॉल m1 का स्क्वायर अपॉन कैपिटल M1। तो स्मॉल m1 इज 65, तो 65 × 65 डिवाइडेड बाई कैपिटल M1 मॉलिकुलर आयन इज 91। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है 46.4। तो यदि हमें मेटास्टेबल पीक 46.4 पर एक ब्रॉड पीक हमें दिखाई देती है जो कि मेटास्टेबल पीक है तो हम कहेंगे दिस इज द मास स्पेक्ट्रा ऑफ टॉल्विन। तो द पोजीशन ऑफ मेटास्टेबल पीक appears at 46.4 in the mass spectrum confirms the compound as a toluene। तो इस तरीके से the metastable peaks are useful in detecting elucidating the structure of a compound। किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने के लिए, पता करने के लिए मेटास्टेबल पीक्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। नॉर्मल पीक के साथ यदि हमें प्रॉपर प्लेस पर मेटास्टेबल पीक भी मिलती है तो हम उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को कंफर्म कर सकते हैं। दिस इज़ अबाउट मेटास्टेबल पीक्स। थैंक यू।